कार्ल सैगन ने कहा था, कहीं कुछ अविश्वसनीय खोजे जाने की प्रतीक्षा है। और ये बात आंकड़ों की दुनिया पर, खासकर भारत की अगली जनगणना पर कितनी सटीक बैठती है। नमस्कार, आज हम भारत की अगली जनगणना जो 2027 में होनी है उसकी गहराई में उतर रहे हैं। ये इतनी खास क्यों है? हमारी ये चर्चा द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के हालिया लेखों पर आधारित है। और हाँ, यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए तो ये बेहद अहम है ही, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के नजरिए से, साथ ही आम जानकारी के लिए भी ये काफी उपयोगी रहेगी। देखिए, इसमें कई बड़ी बातें हैं। ये भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना होगी। फिर आजादी के बाद पहली बार इसमें जाति आधारित गणना की बात है और इसका सीधा लिंक है लोकसभा सीटों के परिसीमन से। तो चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। पिछली जनगणना 2011 में हुई थी, मतलब अगली पूरे 16 साल बाद। ये तो बहुत लंबा गैप हो गया। हाँ, काफी लंबा अंतराल है। प्रक्रिया 1 अप्रैल 2026 से शुरू होकर फरवरी 2027 तक चलेगी और रेफरेंस डेट, मतलब जिस तारीख के हिसाब से जानकारी ली जाएगी, वो ज्यादातर भारत के लिए 1 मार्च 2027 होगी। तो इसे ऐतिहासिक क्यों कहा जा रहा है? इसमें नया क्या है इतना? देखिए, दो मुख्य चीजें हैं। पहली, जैसा आपने कहा, ये पूरी तरह से डिजिटल होगी, तो उम्मीद है कि मतलब कागज का इस्तेमाल कम होगा, आंकड़े जल्दी मिलेंगे, शायद ज्यादा सटीक भी हों। और दूसरी, जो शायद और भी बड़ी बात है, वो ये कि स्वतंत्रता के बाद ये पहली जनगणना होगी जिसमें आधिकारिक तौर पर जातिगत आंकड़े जुटाए जाएंगे। ये सब जनगणना एक्ट 1948 और जनगणना रूल्स 1990 के तहत होगा। जल्दी नोटिफिकेशन भी आ जाना चाहिए। अच्छा, डिजिटल और जातिगत आंकड़े, ये तो ही प्रक्रिया की बात, पर इसका असर, मतलब राजनीतिक और प्रशासनिक लेवल पे क्या होगा, यहीं से बात और दिलचस्प हो जाती है ना। बिल्कुल, यहीं इसका असली वजन समझ आता है। देखिए, हमारे संविधान का अनुच्छेद 81 और 82, हाँ, वो साफ कहते हैं कि 2026 के बाद जो पहली जनगणना होगी, उसके आंकड़े जब आ जाएंगे तो लोकसभा क्षेत्रों का परिसीमन, मतलब उनकी सीमाएं दोबारा तय करनी होंगी। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2027 की जनगणना के जो फाइनल आंकड़े आएंगे, मान लीजिए 2027 के अंत तक, हाँ, या 2028 की शुरुआत में, तो वो 2029 के आम चुनाव से पहले सीटों के बंटवारे का आधार बन सकते हैं। बन सकते हैं, बिल्कुल। सैद्धांतिक रूप से यही रास्ता है। यानी अभी जो 543 लोकसभा सीटें हैं, जो कि 1971 की जनगणना पर आधारित है, वो बदल सकती हैं, उनकी संख्या, उनकी सीमाएं। हाँ, दोनों की संभावना है। लेकिन देखिए, ये प्रक्रिया उतनी सीधी भी नहीं है। परिसीमन शुरू करने के लिए संसद को पहले एक नया परिसीमन एक्ट पास करना होगा। अच्छा, पहले कानून बनेगा? जी। फिर एक परिसीमन आयोग बनेगा। उसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे, मुख्य चुनाव आयुक्त, राज्यों के चुनाव आयुक्त, वो सब मिलकर ये काम करेंगे। और एक बात और याद रखनी होगी, 84वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में। उसने लोकसभा की कुल सीटों की संख्या को 2026 के बाद की पहली जनगणना तक फ्रीज कर दिया था। हाँ, वो फ्रीज तो अभी भी लागू है। बिल्कुल। तो अगर सीटों की कुल संख्या बढ़ानी है, जो अभी अनुच्छेद 81 के तहत अधिकतम 550 हो सकती है, तो उसके लिए बाकायदा संविधान संशोधन करना पड़ेगा। मतलब संसद में 2/3 बहुमत चाहिए होगा। और वो जो महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून पास हुआ है हाल में, जी, उसका क्या होगा? वो भी तो इसी जनगणना से जुड़ा है। जी हाँ, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए जो 33% आरक्षण तय हुआ है, वो लागू तभी हो पाएगा जब ये जनगणना पूरी हो जाएगी और इसके आधार पर परिसीमन का काम भी पूरा हो जाएगा। अच्छा, तो ये जनगणना महिला आरक्षण के लागू होने के लिए भी एक तरह से जरूरी है? बिल्कुल, इसके बिना वो लागू नहीं हो सकता। लेकिन इसमें एक चुनौती भी दिख रही है मुझे। वो राज्य जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में अच्छा काम किया है, जैसे दक्षिण भारत के राज्य, अगर सिर्फ जनसंख्या के आधार पर सीटें बटी तो उनका प्रतिनिधित्व तो घट जाएगा। ये एक बहुत ही अहम और आप कह सकते हैं कि संवेदनशील मुद्दा उठेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर सीटों का बंटवारा पूरी तरह से जनसंख्या पर आधारित हुआ, तो जिन राज्यों ने, खासकर दक्षिणी राज्यों ने, जनसंख्या वृद्धि को काबू में रखा है, उन्हें संसद में अपनी आवाज कम होने का डर रहेगा। हाँ, ये तो एक बड़ी राजनीतिक बहस खड़ी कर सकता है। निश्चित रूप से, कि प्रतिनिधित्व का आधार क्या हो, सिर्फ आबादी या फिर विकास के पैमाने या कुछ और, इस पर बहुत मंथन होगा। एक और चीज, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी एनपीआर,
क्या इस जनगणना के साथ उसे भी अपडेट किया जाएगा? ये दिलचस्प है कि जो हालिया घोषणाएं हुई हैं उनमें एनपीआर अपडेट करने का कोई जिक्र नहीं था। अच्छा। हालांकि ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो नागरिकता नियम है 2003 के, उनके मुताबिक एनपीआर को नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन्स यानी एनआरआईसी या एनआरसी बनाने की दिशा में पहला कदम माना जाता है। तो आगे क्या होता है देखना होगा। तो कुल मिला के देखें तो 2027 की ये जनगणना सिर्फ लोगों की गिनती नहीं है, ये भारत के राजनीतिक नक्शे को, संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को और शायद सामाजिक समीकरणों को भी गहराई से प्रभावित कर सकती है। बिल्कुल, इसे सिर्फ आंकड़े जमा करने का काम समझना बहुत बड़ी भूल होगी। इसका डिजिटल होना, इसमें जातिगत आंकड़ों का आना और इसका सीधे सीधे परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़ना, ये सब मिलकर इसे आने वाले सालों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बना देते हैं। और श्रोताओं के लिए हम एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। भविष्य में जब परिसीमन हो तो राज्यों के बीच सीटों के बंटवारे में सिर्फ जनसंख्या के अलावा और किन चीजों को आधार बनाया जा सकता है? क्या विकास के सूचकांक या भौगोलिक क्षेत्र जैसे मापदंड भी शामिल किए जा सकते हैं ताकि प्रतिनिधित्व का संतुलन बेहतर हो? इस पर जरूर सोचिएगा। अगर इस विषय पर आपके कोई सवाल है तो नीचे कमेंट्स में जरूर पूछिए, और अगर आपको ये विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें और आगे भी ऐसे ही विषयों पर गहरी जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब करें। आज के हमारे स्रोत थे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। धन्यवाद।